हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन और भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम। तो भैया, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संधि और समास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब प्रश्न क्या है, किस तरीके से हमें हल करना है, इन सारी चीजों को हम पढ़ते पढ़ते देखते देखते सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले ही प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो भैया ऑप्शन नंबर ए कहता है 2 प्रकार है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है 3 प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कह रहा है कि 4 प्रकार है, और ऑप्शन नंबर डी है कि ऑप्शन नंबर 5 प्रकार है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रकारों की बात की जा रही है, अगर सही उत्तर की बात करें तो हम कहेंगे 5 प्रकार हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आओ इनको भी सीख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका दीर्घ स्वर संधि। क्या आता है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। दीर्घ के बाद यदि दूसरे की बात करें तो आता है आपका क्या? यण। ठीक है, यण स्वर संधि आएगा। यण के बात करें तो क्या आएगा? गुण। ठीक है। गुण के बाद यदि बात की जाए तो आता है आपका गुण के बाद आता है अयादि। ठीक है। और अयादि के बाद एक और आता है जिसको हम कहते हैं वृद्धि। ठीक है, क्या कहते हैं? वृद्धि। ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 प्रकार जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हमें देखना है, सीखना है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट कौन सा होता है इसमें से, ये भी सीख लो। तो अयादि आपको खूब देखने के लिए मिलेगा, बार बार अयादि पूछा जाता है और यण पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से अगर स्वर संधि से प्रश्न पूछे जाएंगे और ठीक ठाक सा अगर एग्जामिनर का मूड है कि चलो यार कुछ अच्छा ही पूछना है मुझे, तो निश्चित ही वो आपसे यण पूछने वाला है, और यण नहीं पूछेगा तो फिर अयादि से प्रश्न पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अत धन एव अतएव, रजनीश में स्वर संधि है, तपोगुण में है या सदाचार में है? बताओ भैया किसमें हो सकती है? अत धन एव अतएव, बताओ। अतः धन एव अतएव, इसमें तो भैया दिखाई नहीं देती है। तपोगुण, तपह धन गुणा, यहाँ तो विसर्ग संधि है। जरा याद करो क्या है भैया कि यहाँ पर यदि विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है, और आ के बाद क्या हो? सघोष, सघोष सा घोष हो, प्लस क्या हो? सघोष हो या फिर हा हो, तब क्या हो जाता है? विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है, इसीलिए ये तपोगुण हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं सदाचार की। तो सदाधन आचार होता है कि सतधन आचार होता है? यहाँ पर एक चीज जानने वाली है। जिन लोगों को कहना है कि सदाधन आचार है, सदा धन आचार, ठीक है, वो भैया गलत है, यहाँ सदाचार नहीं है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या है उदाहरण है? सत धन आचार। क्या होता है? सतधन आचार से बनता है सदाचार। अब केवल और केवल एक प्रश्न जो है, एक विकल्प बच जाता है, वह है आपका विकल्प क्रमांक बी। कौन सा? कौन सा विकल्प है आपका? रजनीश। ठीक है, रजनीश जो है वो आपका उचित उत्तर होगा। और ये कैसे बनता है इस चीज को भी सीख लो जरा, कि रजनी धन ईश। ठीक है, ऐसे बना रजनीश। क्या हुआ? छोटी ई के साथ बड़ी ई का संयोग हुआ और बड़ी ई दिखाई देती है। ये किस चीज का उदाहरण है? अगर उदाहरण पूछ ले कल के दिन तो याद रखना कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण भी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है वो यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है स्वल्प, ऑप्शन नंबर बी है स्वांग, ऑप्शन नंबर सी है स्वागत, ऑप्शन नंबर डी है स्वांग। स्वल्प कैसे बना, जरा ध्यान करो। सुधन अल्प कहलाता है स्वल्प। ठीक है। स्वागत क्या है? सुधन आगत इति स्वागत। ठीक है। स्वच्छ क्या है? सुधन अच्छ इति स्वच्छ। जरा देखो, उ ई ए के साथ, उ ई के साथ विषम स्वर आने पर क्या बनता है? यण बनता है। क्या बनता है? यण संधि बनता है। कि उ हो, ई हो या ऋ हो, इसके साथ जब कोई असमान स्वर आए, यानी कि आ की मात्रा आ जाए या छुट्टी की मात्रा आ की मात्रा आ जाए, विशेषता असमान स्वर आ की मात्रा ही माना जाता है। ठीक है। तो वहां पर क्या बनता है? यण स्वर संधि बनता है। पर जब हम बात करते हैं किसकी? स्वांग की, तब क्या दिखाई देता है? स्वा
धन अंग, स्वाधन अंग क्या बना, आ का संयोग आ के साथ हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कह रहे हैं। तो उचित उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यशोदा में प्रयुक्त संधि है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वर संधि है क्या, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले यशोदा का संधि विच्छेद करो। क्या करो, यशोदा का संधि विच्छेद करो। कैसे बनेगा, यशः धन दा, यशः धन दा इति यशोदा। जरा ध्यान दो, क्या आया, विसर्ग आया। कैसे आया इसको समझो जरा। एक नियम है कि विसर्ग के पहले यदि आ हो, विसर्ग के पूर्व में यदि आ हो और विसर्ग के बाद कोई वर्ण हो, खास तौर पर दा हो या सघोष हो, दा हो सघोष हो, तो फिर वो किस में परिवर्तित हो जाता है, जो आपका विसर्ग भाग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है, हमारा उचित उत्तर हो जाएगा आपका यशोदा। ठीक है, चलिए, यानी कि विसर्ग संधि। अब देखो आगे क्या है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, क्या है महोत्सव का संधि विच्छेद, महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महूधन उत्सव या महेत धन उत्सव। तो देखो बेटा, जो उचित उत्तर होगा वो होगा महाधन उत्सव। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ओ के साथ कोई असमान स्वर जुड़ा है, सॉरी आ के साथ कोई असमान स्वर जुड़ा है। आ के साथ ऊ जब जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, आ की मात्रा के साथ जब ऊ की मात्रा जुड़ता है या ऊ जुड़ जाता है, इसको ऐसे समझो, आ धन ऊ का जो संयोग होता है वो ओ को जन्म देता है। ओ की बात की जाए तो ये कौन सी संधि हो गई, जरा बताओ, ये हो गई कौन सी, गुण संधि। कौन सी, गुण संधि हो गई। क्या हो गई, गुण संधि। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गुण संधि का उदाहरण क्या है, तो गुण संधि का उदाहरण क्या है, महोधन उत्सव महोत्सव है। चलिए आगे बात करते हैं, वाक धनमयम किस पद का उदाहरण है या किस संधि का उदाहरण है, या किस चीज का उदाहरण है, वाक धनमयम का संधि पद क्या होगा। तो बेटा इसका जो संधि पद होगा वो होगा वाग्मयम। और क्यों होगा वाग्मयम, इस चीज को भी समझो जरा, कि जब भी का के बाद माँ आता है, किसी भी वर्ण का जब शुरुआती अक्षर आए, का च ट त प, ये 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्ण में से किसी भी वर्ण के बाद यदि उस वर्ण का पंचमा अक्षर आ जाता है या किसी दूसरे वर्ण का पंचमा अक्षर आ जाता है या फिर तीसरा वर्ण आ जाता है, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाता है, तो इसका जो परिवर्तन है, जो प्रथम वर्ण का परिवर्तन है, वो अपने ही वर्ग के पंचम कार में हो जाता है, यानी कि पंचम वर्ण में हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो वाग्मयम से क्या बनेगा, वाग्मयम, का परिवर्तन किस में हो गया, अंगा में हो गया, और क्या बन गया, वाग्मयम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न पूछा गया है, वागीश का संधि विच्छेद का क्या होगा, तो वागीश का संधि विच्छेद होगा वाक धन ईश। क्या हुआ, वाक धन ईश। क्यों हुआ भैया वाक धन ईश, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी वर्ण का आ जाए, उसके बाद कोई स्वर आ जाए, तो का परिवर्तन अपने तृतीय वर्ण में हो जाता है, इसीलिए का के बाद गा आ गया। ठीक है, ये जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, संयोग शब्द में संधि है। क्या है, संयोग शब्द में पूछा जा रहा है आपसे कि संयोग शब्द में कौन सी संधि है। अब जरा ढंग से देखो, जरा ध्यान से पढ़ो, क्या है, समधन योग, समधन योग, संधन योग, सम्मधन योग। उचित उत्तर क्या होगा, तो देखो बेटा आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समधन योग। एक नियम काम करता है कि यदि माँ के बाद या से लेकर हा तक कोई वर्ण आ जाए तो वहां से क्या होगा, सारे के सारा जो वाह है वो पंचम कार में परिवर्तित हो जाए, मतलब जो बिंदी होती है, अम्म की बिंदी, सारी चीजें उसमें परिवर्तित हो जाए। ठीक है, पर यहाँ पर एक अपवाद भी है कि यदि माँ के बाद माँ है तब माँ का परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए आप क्या देखते हैं, सम योग। ठीक है, संयोग को आप इस प्रकार से देखेंगे, पर जब आप देखेंगे सम्मान, ठीक है, सम्मान में अंतर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को समझो कि माँ धन माँ का योग होता है, इसलिए यहाँ पर माँ रहता है, पर यहाँ पर माँ धन या का योग होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पदधन धन विच्छेद का पद संधि शब्द होगा, तो पदधन विच्छेद का संधि शब्द क्या होगा,
पद विच्छेद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार जो है उठापटक की जाए, कई शब्द सीधे सीधे भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। योगाभ्यास में कौन सी संधि है? तो पहले कहा जा रहा है दीर्घ संधि है, फिर कहा जा रहा है गुण संधि है, फिर कहा जा रहा है वृद्धि संधि है, और फिर कहा जा रहा है यण संधि है। तो पहले बेटा एक चीज समझ लो, बहुत गहरी बात कहता हूं, समझो जरा कि ये सारे के सारे उदाहरण, क्या सारे के सारे उदाहरण, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो कौन सी संधि के उपभेद हैं? पहले तो ये बताओ। अगर ये समझ गए होगे तो फिर ये भी समझ जाओगे। अगर आपका जवाब स्वर संधि है तो उत्तर उचित है, सही कह रहे हो कि भैया ये जो सारी चीजें ये स्वर संधि का भेद है। और जो योगाभ्यास है ना, वो भी जो है वो स्वर संधि का ही भेद है। पर कौन सी स्वर संधि का भेद है ये हमें जानना है। तो भैया यहाँ पर जो योगाभ्यास है वह दीर्घ स्वर संधि का भेद है। दीर्घ स्वर संधि का भेद क्यों है, इस चीज को समझो। कहा गया योग धन अभ्यास, योग धन अभ्यास। जरा देखो, ए का संयोग आ का संयोग, आ का संयोग आ के साथ क्या होगा, बड़ा आ को जन्म देगा, क्या हुआ, योगाभ्यास। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा इसका ट्रिक भी है, यही ट्रिक है कि जब भी कहीं पर भी आपका बड़ा आ की मात्रा आ जाए, किसकी, बड़े आ की मात्रा आ जाए, ठीक है, किसकी, बड़े आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए, वहां समझ जाइएगा कि ये दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ही यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अत्याचार के अंदर कौन सी संधि है? जरा बताओ, अत्याचार के अंदर कौन सी संधि और कौन सा संधि विच्छेद है, दोनों चीजें बताओ। प्रश्न तो केवल संधि विच्छेद तक आश्रित है। तो देखो, संधि विच्छेद की यदि बात करें, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, अतिधन आचार अत्याचार, अतिधन चार, अतिधन आचार, ठीक है, अतिधन आचार और अत्यधन आचार, अत्यधन चार। अब इसमें उचित उत्तर क्या होगा? तो बेटा जो आपका उचित उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिधन आचार अत्याचार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर यदि संधि की बात करें कि कौन सी संधि, तो यहाँ पर हमें यण संधि का मुजाहिरा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ने धन अन, ने धन अयन, न धन अन और न य धन अन। तो कौन सा आपका उचित उत्तर हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। हाँ, आपका जो उचित उत्तर होगा, बताइए बताइए, पहले तो आप बताइए क्या होगा। ठीक है, और ये कौन सी संधि का उदाहरण है ये भी आप बताइएगा। तो देखो, समझ तो गई हो, नयन किस संधि का उदाहरण है, नयन है अयादि संधि का उदाहरण। ठीक है, और उचित उत्तर की बात करें तो क्या होगा, नेधन अयन, क्या होगा, नेधन अयन जो है वो आपका उचित उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन द्विग्न, अतः धन विघ्न, उत्धन विग्र और उत्धन दिग्र। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो आपका उचित उत्तर होगा, क्या होगा, उचित उत्तर आपका कौन सा होगा? तो भैया ज्यादा टाइम नहीं लगाते, सीधी बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे इस तरीके से है, तादित का संधि विच्छेद क्या होगा? गहरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में दिखाई दे आपको। ठीक है, क्या होगा तादित का संधि विच्छेद? ततधन धित, तदधन हित, ततधन हित और ततधन धित। क्या उचित उत्तर हो सकता है? अब देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, ततधन हित। क्या हो जाएगा, तद्धित। ठीक है, तद्धित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहले तो ये समझ लो कि उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है वो तो आपको पता करना ही है, पर यहाँ समझ लो कि उज्ज्वल जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, उज धन वल, उज धन ज्वल, उत धन ज्वल और उज धन ज्वल। ठीक है, तो यहाँ पर उचित उत्तर कौन सा होगा ये आप बताइए। सबसे पहले देखो, जो आपका उचित उत्तर होगा, ठीक है, वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, उत्धन ज्वल। क्यों होगा भैया, इस चीज को समझो जरा, कि जब भी ता का योग किसी वर्ण से हो, ता का योग चाहे जा से हो, चाहे छा से हो, चाहे चा से हो, ठीक है, ता
उसी वर्ण को ग्रहण कर लेता है, उसी वर्ण के आधे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए तुम्हें सतधन जन से सज्जन मिलेगा, ठीक है। भगवत से तुम्हें भगवत से मिलेगा भगवत जन, ठीक है। जिस भी वर्ण में ता का संयोग होता है, जिस भी व्यंजन के साथ ता जो है उसी व्यंजन की तासीर को ग्रहण कर लेता है और उसी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आप बीती शब्द में समास है, कौन सा समास है? द्वंद्व आप धन बीती, आप और बीती, नहीं भैया ये तो बिल्कुल नहीं है। कर्मधारा है, आप पर बीती, कर्मधारा, इसका क्या अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता। चलो फिर देखो तत्पुरुष समास, जी हाँ तत्पुरुष समास हम कह सकते हैं। आप पर बीती, तत्पुरुष यानी कि क्या? कारक से जो सारे समास बने जिनमें द्वितीय पद जो है वो प्रधान हो और प्रथम पद जो हो वो उसका भाव बोध कराता हो, कहीं ना कहीं सारी चीजें क्या कहलाती हैं? तत्पुरुष समास कहलाती हैं। या इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं जिनमें कारक की प्रधानता हो संधि विच्छेद में, वहां पर हम क्या कहेंगे कि तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आप बीती, आप पर बीती। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि पर जो है वो कौन सा समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए चरण कमल में समास है, कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास है, दूसरा समास है बहुब्रीहि, तीसरा है द्वंद्व और तत्पुरुष। देखो संधि विच्छेद करो, कमल धन चरण, क्या? कमल जैसे चरण, कमल जैसे चरण, उपमेय उपमान का संबंध, उपमेय उपमान का संबंध कहाँ होता है भाई साहब? विशेष विशेषण का संबंध कहाँ होता है भाई साहब? याद आया कुछ? कर्मधारय के अंदर होता है। कहाँ होता है? कर्मधारय के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय होगा। कर्मधारय के बेटा दो प्रकार माने जाते हैं, ठीक है, इसको समझ लो। क्या? एक तो उपमेय प्लस उपमान, उपमेय प्लस उपमान का जुगाड़ हो सकता है, ठीक है। पहला पद जो है वो उपमेय हो जाएगा, दूसरा उपमान हो जाएगा। जैसे चरण क्या हो गया? उपमेय हो गए, और उपमान क्या हो गया? कमल हो गया, कि चरण रूपी कमल हो गए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है आपका उपमेय उपमान के बाद विशेष विशेषण हो सकता है। क्या? विशेष विशेषण, विशेषण, इन दोनों का प्रयोग भी हो सकता है कि विशेष्य भी दिखा दे विशेषण भी दिखा दे, इनका प्रयोग भी यहाँ पर हमें जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। ये दो हो सकते हैं। द्वंद्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि चरण और कमल, चरण या कमल, चरण और कमल, ऐसा संधि विच्छेद समास विच्छेद नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है वो नहीं होगा। फिर बहुव्रीहि भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों पद से कोई तीसरा पद जो है वो नहीं दिखाई देता। हाँ अगर राजीव लोचन कहता तो हम मान सकते, क्योंकि राजीव लोचन राम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए द्वंद्व इसलिए नहीं होगा, भाई द्वंद्व की चर्चा कर ही चुके हैं। और तत्पुरुष के लिए यहाँ पर विभक्ति का अभाव है, विभक्ति है ही नहीं तो कैसे तत्पुरुष निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। धान कोठी में कौन सा समास है? तो धान कोठी में भैया आपका तत्पुरुष समास है, धान के लिए कोठी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो और क्या कह रहा है? और कोई तीसरा पद प्रधान हो, उस वह कौन सा समास होता है? तो भाई ये कह रहा है कि प्रथम पद और उत्तर पद दोनों जो हैं वो गौण है ना, प्रथम पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा जो है वो प्रधान है, उसको हम क्या कहते हैं ये बताइए। पहला ऑप्शन है बहुत्रिही समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष और अंतिम है द्वंद्व। तो पहले तो इसको ठीक कर लो, ठीक है। ये बहुत्रिही नहीं होगा, बहुव्रीहि होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ठीक है। और अब इनका कैलकुलेशन कैसे लगाओगे? तो यहाँ पर परिभाषाएं काम में आएंगी। समास से देखो कुछ नहीं करना है, 6 लाइन में 6 समास तुम्हारे निपट जाते हैं। कैसे निपटेंगे, कैसे कंप्लीट होंगे ये समझो। सबसे पहले ये करना है परिभाषा, एक उदाहरण और उसकी पहचान क्या है ये नोट कर लो। फिर दूसरा समास, परिभाषा, उदाहरण और पहचान क्या है, इतना कर लो। एक पेज लगेगा बहुत से बहुत, और उसमें सारी चीजें निपट जाती हैं, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पर आते हैं वापस लौटकर प्रश्न पर। तो क्या कहा जा रहा है कि समास में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं। जरा देखो कर्मधारय में पूर्व पद उत्तर पद गौण होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में विशेष विशेषण का संबंध होता है। अगर दोनों गौण होंगे तो अर्थ निकलेगा ही नहीं कभी, इसलिए ये जो है उचित उत्तर नहीं होगा। द्वंद्व होते हैं? द्वंद्व भी नहीं है क्योंकि दोनों बराबरी के पद कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपका उचित उत्तर नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक और विभक्ति मतलब द्वितीय पद प्रधान होता है, तो ये भी उचित उत्तर नहीं है। अब केवल बचता है बहुव्रीहि समास, जो कि आपका उचित उत्तर है कि भैया
जहां दोनों पद की प्रधानता ना हो बल्कि अर्थ की प्रधानता हो। जैसे मैंने कहा नीलकंठ, तो जब नीलकंठ का अर्थ ये निकलता है कि भगवान शिव की चर्चा हो रही है, फौरन समझ जाइएगा कि वहां पर जो है वो बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो, देखो घुमाने के लिए पद नहीं का शब्द कह दिया, प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? जरा बताओ। संज्ञा पहले पूछा गया कि जिसके पहले शब्द में, इस शब्द में पहला पद जो हो वो संख्यावाचक हो और द्वितीय शब्द जो हो संज्ञा हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो बेटा, ऑप्शन बिल्कुल सरल है, उत्तर भी इसका सरल है। इसका जो उत्तर है वो है द्विगु समास। द्विगु की पहचान ये है कि पहला पद क्या होगा आपका? पहला जो पद होगा वो होगा आपका संख्यावाचक। क्या? संख्यावाचक, ठीक है। और दूसरा जो पद होगा वो होगा संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के अंदर भी क्या होगा? या तो समूह का बोध कराएगा या समाहार का बोध कराएगा, या तो किसी ग्रुप को बताएगा या फिर उसके कलेक्टिव ग्रुप को बता रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची तो द्विगु होता है, वो छोड़ ही दो। पूर्व पद प्रधान होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, नहीं। अव्यय किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। एक ही उत्तर बचा जो नहीं निकल रहा था आपका, कहीं से भी गलत नहीं हो रहा था और तत्पुरुष समास से मेल भी खा रहा था। तो आपका उचित उत्तर क्या हो गया? तत्पुरुष समास जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ मेल खा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को कहते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्लियर है। अब यहां पर समझो, जब कहे शब्द, क्या कहे? शब्द, तो समझ जाइएगा क्या कह रहा है? समास की चर्चा कर रहा है। पर जब कह दे वर्ण, क्या कह दे? वर्ण कह दे तो समझ जाइएगा संधि। क्या? संधि की बात कर रहा है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। वर्ण की अगर पूछे कि दो वर्णों के मेल से क्या बनता है तो संधि बनती है। दो शब्दों के मेल से क्या बनता है? तो समास बनते हैं। यहां पर एक चीज और सीख लो बेटा, ठीक है, काम में आएगा। शब्द निर्माण, ठीक है। शब्द निर्माण का जो तरीका है वो केवल 4 प्रकार से ही शब्द बन सकते हैं। एक तो आपका बनेगा उपसर्ग से, ठीक है, उपसर्ग के माध्यम से शब्द बन सकता है। एक बन सकता है आपका प्रत्यय के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रत्यय के माध्यम से। फिर बनेगा संधि के माध्यम से। किसके माध्यम से? संधि के माध्यम से। और फिर बन सकता है समास के माध्यम से। ये 4 ही तरीके हैं हिंदी में शब्द बनाने के, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी शब्द जो है वो आप बना नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही एक तरीका है। अब देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे, योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास है। रेखांकित पद है कहाँ लेकिन? ओके बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, टाइपो एरर है, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, पंचपात्र में कौन सा समास है? तो पंचपात्र में बेटा पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। पात्र क्या है? संज्ञा को बोध कराता है। एक पात्र के विषय में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वो वस्तु है पात्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका जो उचित उत्तर होगा वो होगा आपका द्विगु समास। चलिए राधे राधे, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, देश निकाला का समास विग्रह होगा। देश का निकाला, देश का निकला, देश में निकला, देश में निकाला, देश से निकाला। तो भैया से निकाला, देश से निकाला मतलब देश निकाला, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। से रूपी जो विभक्ति उसका लोप हो गया और बन गया देश निकाला। चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मृग नयन में समास है। क्या समास है? अव्ययी भाव समास है। मृग जो है वो क्या है? प्रथम पद क्या हुआ इसका? पहले तो समास विग्रह करो। मृग धन नयन, मृग क्या है? अव्यय है क्या? नहीं है। कोई और बात है? पुनरावृत्ति नहीं है भैया, तो अव्ययी भाव तो समास नहीं है। इसका तो भाई अब चर्चा ही छोड़ दो क्योंकि उचित उत्तर अपना है नहीं। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? कर्मधाराएं। जी हाँ भाई साहब, कर्मधाराएं है। क्यों है कर्मधारा? इसको समझ लो। कर्मधाराएं के अंदर परिभाषा ही ये कहती है कि उपमेय, उपमान का संबंध हो, उपमान का संबंध हो, यानी कि प्रथम पद उपमेय हो, द्वितीय पद उपमान हो, ठीक है। पद की चर्चा है तो पहला पद क्या हो गया? उपमेय मृग, और उपमान क्या है? नयन। मृग के जैसे नयन हो, कर्मधाराय का उदाहरण हो गया। चलिए, मृग जैसे नयन, मृग रूपी नयन। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो उचित उत्तर है वो क्या हो जाएगा?
कर्मधारय। चलिए यहाँ पर बेटा एक चीज और बता देता हूँ, अगर कभी ऐसा उदाहरण आ जाए, कर्मधारय का कोई उदाहरण आ जाए और वहां पर कर्मधारय ना हो, तो निश्चित ही वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। फिर तुम्हें बहुव्रीहि समास ही टिक करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया जी। अगला प्रश्न देखो, कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, किस समास के अंतर्गत आते हैं? ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा बताओ किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जाने तुम्हें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अव्ययी भाव के समास, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीहि, अरे यार ये भैया डीटीपी वाले भैया तो बिल्कुल रुला दिए आज, हर जगह गलती गलती है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कहाँ आते हैं? देखो द्वंद्व समास के अंतर्गत तो नहीं आएगा, बहुव्रीहि का अपना फंडा है, ठीक है, सॉरी अव्ययी भाव का अपना फंडा है, ये भी नहीं आएंगे। बहुव्रीहि समास अलग से ही एक अपनी एटीट्यूड रखता है, अपना एक तरीका रखता है, तो ये भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब बचा कौन अपना? केवल एक ही बचे, तत्पुरुष समास। और ये बात सच भी है, पुरा व्याकरणकों के मत से, मतलब जो पुराने जो व्याकरणाचार्य थे, जो संस्कृत व्याकरण का मूल स्रोत जो है उसको लेकर हिंदी को मानते थे कि भाई जो हिंदी है वो संस्कृत के व्याकरण से ही ड्रिवन है, और ये बात सच भी है, और उसी आधार पर जो है वो प्रक्रिया को मान रहे हैं। वो ये कहते हैं कि तत्पुरुष समास जो है वो उसके अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु समास जो है वो दो प्रकार आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आगे की। निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, कौन सा समास है भैया? द्वंद्व किस में है? यथासंभव, ये तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। फिर दूसरी बात कहता है देशभक्ति, देशभक्ति किसका संबंध है? तत्पुरुष समास का, देश के लिए भक्ति। फिर देश विदेश, अब यहाँ पर देख लो देश विदेश जो है वो किस चीज का उदाहरण है? ये हो गया अपना द्वंद्व समास का उदाहरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देश और विदेश दोनों प्रसिद्ध हैं। क्या है? देश और विदेश, ठीक है, दोनों जो हैं वो कैसे हैं? बराबर के हैं, ठीक है, समान पद वाले, ठीक है, दोनों के बीच द्वंद्व दिखाई दे रहा है, देश और विदेश, देश या विदेश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है? पीताम्बर, पीताम्बर ये कर्मधारय का उदाहरण है, ठीक है, कर्मधारय या बाहुव्रीहि, लेकिन यहाँ पर पीताम्बर दिया गया तो हम इसे कर्मधारय का उदाहरण मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप, त्रिभुवन, पीताम्बर, मधुमक्खी, ठीक है। जरा देखो दौड़ धूप में कौन सा समास है? दौड़ के लिए धूप नहीं, दौड़ धूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया, ठीक है। त्रिभुवन में कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। पीताम्बर में कौन सा होगा? कर्मधारय हो गया। अब कौन सा बचा? मधुमक्खी, मधु की मक्खी, शहद की मक्खी, मक्खी कई प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन शहद की मक्खी विशेष हो गई, तो क्या हो गया? मधु की मक्खी। विस्तार करने पर क्या आ गया? की आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से कर्ता का चिन्ह, सॉरी क्या नाम से हमें कारक चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया जी। तो इस तरीके से सेशन को हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले सेशन में, तो बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद। और अगर कोई जिज्ञासा है तो हमें उससे अवगत जरूर कराइएगा। चलिए टाटा बाय बाय।